नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा मोटिव है सिर्फ उसके प्रश्न को सॉल्व करना, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन में दो माध्यम होने चाहिए, ठीक है। एक होना चाहिए सघन और एक होना चाहिए विरल। मान लो ये है वायु और ये है वाटर, मतलब जल, मतलब ये है एयर और ये है वाटर। तो इसके जो एयर होती है, अगर हम उसके कणों की बात करें तो उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं क्योंकि वो एक गैस है। लेकिन हम जल की बात करें तो जो जल होता है उसके कण पास पास होते हैं क्योंकि वो लिक्विड है ना। तो यही हम इसमें नियम देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हमारा हो गया एक अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। अब क्या होती है, जो एक आपतित किरण होती है वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर क्या होती है, थोड़ा सा झुक जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ये कोई हो गई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। या फिर जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो अब क्या हो जाएगा, ये है हमारा जल, ये मान लो है क्या हमारा अब जल। ये क्या था, ये था विरल माध्यम और ये था सघन माध्यम। अब इसका उल्टा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सघन और ये हो जाएगा विरल। अब ये है वायु, ये हो जाएगी आपकी वायु। तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब दोनों कंडीशन को समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। या फिर जब कोई प्रकाश की किरण, इसका उल्टा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक साथ मेरे साथ बोल, एक बार मेरे साथ बोलिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम सूत्र की बात करते हैं तो देखिए, जिससे हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला है कि इसे कहते हैं आपतित किरण और इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। ये होती है आपतित किरण, आपतित किरण, ये होती है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये होता है आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है।
तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये तल है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है आपका। जो दूसरा नियम है ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R, है ना। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, एयर को हम A से और वाटर को W से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे ANG, मतलब अपवर्तनांक। N से क्या होता है, N से होता है अपवर्तनांक। ठीक है, तो ANG इसका मतलब है कोई भी किरण एयर से आएगी और ग्लास में, या W यहाँ ANG की जगह आप ANW, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एयर मतलब कि वायु से आएगी और जा कहाँ रही है, वाटर में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कैसे हो जाएगा, इसका मतलब है प्रकाश के किरण की वायु में चाल, है ना, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश की वायु में चाल बटे प्रकाश की जल में चाल, प्रकाश की जल में चाल, ये मतलब होता है। मतलब ये है कि ANW का मतलब क्या हो जाएगा, A फॉर एयर, है ना, एयर फॉर वायु, मतलब प्रकाश की वायु में चाल, और W प्रकाश की जल में चाल। तो इस तरीके से ये नियम होता है। अब इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे। आपको अपवर्तनांक पूछेगा तो N इक्वल टू हो जाएगा प्रकाश की वायु में चाल, या ANW ही लिख लीजिए आप, हो जाएगा प्रकाश की वायु में चाल और प्रकाश की जल में चाल। तो इसी से रिलेटेड हम अपने कुछ प्रश्न लगाएंगे। उससे पहले अपवर्तनांक देख लीजिए। कुछ हमने अपवर्तनांक लिखे हैं आपको पहले से, जैसे वायु में अपवर्तनांक का मान 1 होता है, जल में अपवर्तनांक का मान 1.33 होता है, और कांच में 1.5 होता है, अल्कोहल में 1.36 होता है, बर्फ में 1.31 होता है, हीरा में 2.42 होता है। तो इस तरीके से ये जो हमने अपवर्तनांक लिखे हैं, ये ऑप्शनल में आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो टॉपिक था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को पहले ध्यान से पढ़िए और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपवर्तन से संबंधित कुछ अपने प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। जो भी हम बता रहे हैं वो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें अपवर्तनांक निकालना है किसका, कांच का। तो लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे कैसे, ANG ऐसे लिखेंगे। ठीक है, A छोटा, N बड़ा, G छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हम वायु में प्रकाश की चाल लिख लें, ऊपर रहेगा वायु में प्रकाश की चाल, क्योंकि वायु पहले है ना, तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन, अब नीचे क्या है, कांच कह रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब दोस्तों जो वायु में प्रकाश की चाल है 3 लाख, तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ये है कांच में है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए लाख हैं तो आप लाख लिख दीजिए या तो 0 बढ़ा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड
कैंसिल आउट हो जाएगा, लाख से लाख कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 3/2। तो यहाँ आ जाएगा 3/2। अब अगर इसको भाग करें तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.5। तो हमारा जो कांच का अपवर्तनांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.5। और यहाँ पे देखिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 ही है। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसी तरह से हम दूसरा अपना प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें अपवर्तनांक दिया है और जो है स्पीड पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 3/4 है। मतलब कह रहा है हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, मतलब क्या हो जाएगा, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो वो है 4/3। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछ रहा है पानी में प्रकाश की चाल। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो लिखेंगे ANW = प्रकाश की चाल। भाई वायु में, हवा में प्रकाश की चाल ऊपर रखेंगे और जो, तो हम हवा में प्रकाश की देखो ये A मतलब पहले है, तो मतलब कि हवा में जो प्रकाश की चाल है वो ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बटे, आगे क्या हो जाएगा कि अब पानी में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। तो भाई पानी यहाँ पे, तो यहाँ लिख लीजिए पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। इसका मतलब आप समझ लीजिए अगर A पहले है तो हवा में प्रकाश की चाल होगी वो ऊपर रखी जाएगी और W बाद में है तो पानी में प्रकाश की चाल नीचे रखी जाएगी। तो इसका मान हमें दिया है वो कितना दिया है, 4/3 इंटू हवा में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, पानी में प्रकाश की चाल पता नहीं है तो ये ऐसे ही लिख लेंगे, पानी में प्रकाश की चाल। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आप क्या करिए, ये हो जाएगा 4 = 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल तो लिख लेंगे WC लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा WC = ये हो जाएगा, ये अब जो है यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा तो 3 × 3 = 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ये 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको कट कर लेते हैं, तो कट करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं तो आ जाएगा 4 पंजे 20। तो WC मतलब वाटर में, मतलब जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब WC हमने लिखा क्यों है, क्योंकि W मतलब वाटर और C मतलब प्रकाश की चाल, इसीलिए हमने लिख लिया है WC, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना प्रश्न लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा
और अगर ये नहीं समझ में आया है तो उसके बाद हम एक और अगला देखते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है और ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है, इसी तरीके से हम समझते हैं और फिर अपने आगे के क्वेश्चन आप करिए घर से। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो ये हो गया वायु के सापेक्ष जल का कितना है 4/3, तो वायु के सापेक्ष कांच का कितना हो जाएगा ANG, वो हो जाएगा 3/2। अब आगे कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष, मतलब जल से कांच में जा रही, तो आप इसको उल्टा करके लिखिए। क्या लिखिए, कांच से आप सोचिए जल में, मतलब GNW लिखिए। तो ये W वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा, मतलब वो लास्ट वाला जो है वो ऊपर रहेगा, जिसका निकालना होता है वो नीचे रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा ANW अपॉन ANG। ANW कितना है 4/3 और ANG कितना है 3/2। अब ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9। तो जो अपवर्तनांक आ जाएगा GNW का वो कितना आ जाएगा कांच के सापेक्ष, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/9 आंसर। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम समझते हैं अपना क्रांतिक कोड। तो दोस्तों जो क्रांतिक कोड होता है वो सघन माध्यम में बना वह कोड है जिसके लिए विरल माध्यम में बना आपतन कोण 90 डिग्री होता है। इसको समझते हैं। देखिए ये है सघन माध्यम में, ये है सघन माध्यम। ये है सघन माध्यम और मान लो ये वाटर है, वाटर मतलब जल है, और ये क्या है, ये है वायु, एयर। होगा क्या कि जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। अगर इसी चीज को, अब ये आई है, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, है ना। अब हम दूसरी कंडीशन में देखें इधर, अगर हम आई के मान मतलब आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो क्या होगा। तो देखिए फिर वही चीज, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब इसका मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये अपने अभिलंब की थोड़ा सा और झुक जाएगी। अब अगर और थोड़ा बढ़ाएं तो क्या होगा, तो विरल माध्यम में ना जाकर ऐसे हो जाएगी, मतलब वो जो लाइन होगी उसके समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और ये विरल माध्यम में मतलब बन रहा है। तो क्या कहते हैं कि क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम में बन रहा है, तो सघन माध्यम में बना वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो होता क्या है क्रांतिक कोण, तो होता है n = 1/sin C, ये होता है, ये होता है क्रांतिक कोण, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करें तो क्या हो सकता है कि अगर डेंस से मतलब सघन से विरल में जा रही है, रेयर में जा रही है, तो हो जाएगा सिर्फ साइन C। लेकिन अगर हम रेयर से विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो जाएगा, 1/sin
साइन सी, दो चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। तो अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण से संबंधित प्रश्न। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, किसी सघन माध्यम तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन सी इक्वल टू 45 डिग्री। हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, अब कह रहे हैं हवा के सापेक्ष। अब हवा क्या होती है? हवा होती है वायु, ठीक है। हवा के सापेक्ष सघन माध्यम मतलब कोई भी हो सकता है। तो कह रहे हैं विरल से सघन, और जो विरल से रेयर से जब डेंस होता है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin c। तो इधर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा R/d इक्वल टू 1/sin c। कितना है? sin c है 45 डिग्री, सॉरी sin 45, तो हो जाएगा यहाँ पे sin 45 R/d। sin 45 का मान क्या होता है? वो होता है 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा R/d इक्वल टू √2। यही अपवर्तनांक आ जाएगा किसका? हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का। तो इस तरीके से क्रांतिक कोण के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शनल में देखने को मिल जाएंगे 1 नंबर में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम समझेंगे लेंस की क्षमता तो क्या होती है दोस्तों, उसको हम देखते हैं। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो दोस्तों जो ये होती है इसकी डिफिनीशन की बात करें, अगर इसके परिभाषा की बात करें तो वो क्या होती है? किसी भी लेंस द्वारा किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे इसका सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। मतलब जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको समझेंगे, तो उनको देखते हैं क्या है। तो दोस्तों 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करो। सबसे पहले जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, तो हो जाएगी प्लस। अब सेंटीमीटर में है, अगर इसको हम मीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा? 40/100 मीटर। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू 1/f मीटर में। तो जो P हो जाएगा तो हम मान रखते हैं अब 1/40/100। अब ये जो बदल जाएगा वो डायोप्टर में बदल जाएगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा 40 नीचे, तो हो जाएगा 100/40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
अब इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाओ, 4 पंजे 20। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 डायोप्टर। इस तरीके से मतलब अगर कोई भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो उसको हम मीटर में ही बदल के करेंगे, क्योंकि P = 1/f मीटर जो होता है वो डायोप्टर होता है। मतलब एक डायोप्टर मतलब जो वो क्षमता होती है वो डायोप्टर में ली जाती है ना। तो सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी होगी तो वो डायोप्टर में नहीं कन्वर्ट होगा, इसीलिए सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदले होंगे, उसके बाद अपना जो है आंसर लिखेंगे। अगला देखो क्या है, अगला है फोकस दूरी जो दी है वो 25 सेंटीमीटर में दी है। अब भाई लेंस कौन सा है, अवतल, तो ये अवतल लेंस में फोकस दूरी होती है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इधर देखो, अब क्या करेंगे होता है, अब इसको बदल लो मीटर में, रहेगा माइनस का 25/100। तो P = होता है 1/f मीटर में, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/25/100 और ये 100 नीचे ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 100/25 और ये माइनस लगा लीजिएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर, वो भी माइनस का। तो अवतल इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो अवतल लेंस जो होता है, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो इसकी क्षमता भी माइनस का 4 डायोप्टर मतलब माइनस के 4 डायोप्टर के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं जो क्षमता वाले प्रश्न होते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न भी आपको ऑप्शनल में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में और जो हमने पिछले वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सारे के सारे लेंस से न्यूमेरिकल, अवतल दर्पण से न्यूमेरिकल, लेंस का कॉन्सेप्ट, अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने आपको बताया अपवर्तन के प्रश्न, उसके बाद हमने क्रांतिक कोण के प्रश्न बताया, और उसके बाद में हमने लेंस की क्षमता से संबंधित कॉन्सेप्ट और प्रश्न बताए हैं। अगर दोस्तों कहीं पर कोई बोलने में हमसे चूक हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।